कक्षा 9 विषय विज्ञान प्रथम इकाई कसौटी अर्थात यूनिट टेस्ट। विनय सर, इस वीडियो में हम प्रथम इकाई कसौटी अर्थात यूनिट टेस्ट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। विभाग ए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आवश्यकतानुसार लिखें। प्रत्येक का एक गुण है। पहला प्रश्न, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए की गई गणना को ध्यान से देखिए। यानी कि नीचे उदाहरण में हमें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलकर दिखाया गया है। तो यहाँ पर K बराबर C प्लस 273, K यानी केल्विन, C यानी सेल्सियस। तो हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, इसलिए K की जगह पर K लिखेंगे और सेल्सियस में तापमान दिया है 25 डिग्री, इसलिए सेल्सियस C की जगह पर लिखेंगे 25 प्लस 273, तो यहाँ पे प्लस 273। K बराबर 25 में 273 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 298। तो K बराबर 298, यानी कि तापमान केल्विन में बदल जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलो तो उत्तर आएगा 298 केल्विन। गणना के आधार पर, यानी ऊपर जो गणना दर्शाई गई है उसका उपयोग करके 398 केल्विन को सेल्सियस में रूपांतर करें तो क्या परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पर हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। सूत्र K बराबर C प्लस 273 का ही उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो सूत्र T यानी टेम्परेचर, तापमान केल्विन में दिया है, बराबर TC यानी तापमान सेल्सियस में प्लस 273। इस बार हमें केल्विन में तापमान दिया है तो केल्विन की जगह पर हम लिखेंगे 398, तो यहाँ पर लिखेंगे 398। सेल्सियस में हमें तापमान को ज्ञात करना है, इसलिए TC की जगह पर TC प्लस 273। तो यहाँ पर हमें TC ज्ञात करना है, इसलिए 273 का पक्षांतर करेंगे, दाईं तरफ से बाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 273 माइनस का 273 हो जाएगा। इसलिए TC बराबर 398 माइनस 273। तो यहाँ पर TC बराबर 398 में से 273 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 125। तो TC बराबर 125, यानी सेल्सियस में तापमान आएगा 125, तो उत्तर आएगा 125। दूसरा प्रश्न, बल का SI मात्रक लिखें। तो बल का SI मात्रक हमें लिखना है। तो यहाँ पर बल का सूत्र है F बराबर ma, F यानी फोर्स। तो F बल का सूत्र में मालूम है, F बराबर ma। तो यहाँ पर F की जगह पर F, m यानी मास, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम, इसलिए मास की जगह पर यानी द्रव्यमान की जगह पर लिखेंगे किलोग्राम। A यानी त्वरण, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर A की जगह पर लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का पहला SI मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला मात्रक आएगा बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं, इसलिए बल का दूसरा मात्रक होगा न्यूटन। तो बल के दो मात्रक हैं, पहला किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और दूसरा न्यूटन। तीसरा प्रश्न, पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो यहाँ पर निम्न पदार्थों को
घनत्व के बढ़ते हुए क्रम के रूप में लिखिए। यानी नीचे हमें 4 पदार्थ दिए गए हैं जिनको हमें उनके घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी हल्के से भारी की तरफ जाना है। तो यहाँ पर 4 पदार्थ कौन कौन से हैं? हवा, चिमनी से निकलता धुआं, शहद, पानी। इनमें सबसे हल्का होती है हवा, इसलिए आएगा हवा। फिर उससे भारी होती है चिमनी का धुआं, तो आएगा चिमनी का धुआं। फिर उससे भारी होगा पानी, और फिर सबसे भारी होगा शहद, इसलिए आएगा हवा, चिमनी का धुआं, पानी, और फिर आएगा लास्ट में शहद। इसलिए उत्तर होगा हवा, चिमनी का धुआं, पानी और फिर शहद। चौथा प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम खाली जगह है, तो डी यानी डीऑक्सी, एन यानी रिबोन्यूक्लिक और ए यानी एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। दिया गया विधान सत्य है या असत्य बताइए। असत्य हो तो सुधार कर लिखें। तो यहाँ पर एक विधान दिया है, वो आपको बताना है सत्य है या असत्य। अगर असत्य है तो उसे सुधार कर लिखना है। तो विधान है, गोल्गी काय को कोष यानी कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। ये विधान गलत है, कारण कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, इसलिए ये विधान गलत है। सही विधान होगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। छठा प्रश्न, मुझे पहचान कर लिखें। मैं वनस्पति कोश यानी कोशिका का सबसे बाहर का आवरण हूँ। तो वनस्पति कोश यानी कोशिका का सबसे बाहर का आवरण होता है कोशिका भित्ति, इसलिए उत्तर आएगा कोशिका भित्ति। अब विभाग बी, दिए गए प्रश्नों के आवश्यकता अनुसार संक्षेप में उत्तर लिखें। 7वां प्रश्न, दिए गए 3 आकृति में से कौन सी आकृति घन स्वरूप दर्शाती है और कौन सी आकृति वायु स्वरूप दर्शाती है, उसे बताइए तथा इनका दोनों अवस्था का एक एक लक्षण बताइए। तो हमें आकृति दी गई है और उस पर से हमें पहचानना है कि कौन सी आकृति घन यानी ठोस की है और कौन सी आकृति वायु यानी गैस की है। तो हमें मालूम है कि ठोस में कण पास पास होते हैं, इसलिए पहली आकृति ठोस की है। दूसरी आकृति में देखो तो कण थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, इसलिए हमें मालूम है कि द्रव्य में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए दूसरी आकृति द्रव्य की है। और गैस में कण बहुत दूर होते हैं, तो यहाँ पर सी में कणों को बहुत दूर दूर बताया गया है, इसलिए तीसरी आकृति गैस की है। तो हमें घन यानी ठोस और वायु यानी गैस, कौन सी आकृति ठोस की है कौन सी आकृति गैस की है वो बताना है। तो ठोस की आकृति होगी ए और वायु यानी गैस की आकृति होगी सी। तो ठोस की आकृति होगी ए और गैस यानी वायु की आकृति होगी सी। अब इनके एक एक लक्षण बताने हैं। तो हमें मालूम है कि ठोस में कण पास पास होते हैं और गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं, जो हमें इस आकृति से ही पता चलता है। इसलिए ठोस का एक लक्षण होगा कि ठोस पदार्थ में कण पास पास होते हैं और गैस पदार्थ में कण बहुत दूर दूर होते हैं। 8वां प्रश्न, वैज्ञानिक कारण लिखें। कणाफ सूत्र को कोश यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कारण कि कणाफ सूत्र में श्वसन की प्रक्रिया होती है और श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु का विघटन होता है
और ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा का संग्रह कणाभ सूत्र में होता है। और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कोशिका को वो ऊर्जा कणाभ सूत्र में से मिलती है, इसलिए कणाभ सूत्र को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। 9वां प्रश्न, दिए गए आकृति में किस प्रकार का कोश विभाजन दर्शाया गया है और वह किस प्रकार के कोशों में देखने को मिलता है वह बताइए। तो यहाँ पर आकृति में एक मातृ कोशिका में से 2 नई कोशिकाएं बन रही है और मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जितनी है उतनी ही गुणसूत्रों की संख्या नई कोशिका में है, इसलिए यह समसूत्री विभाजन है और यह आपको देहिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो उत्तर होगा समसूत्री विभाजन और देहिक कोशिका में देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे विभाग सी। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। 10वां प्रश्न, द्रव्य अवस्था वाले पदार्थों के कोई 3 लक्षण बताइए। तो द्रव्य पदार्थ के हमें 3 लक्षण बताने हैं। तो हमें मालूम है द्रव्य के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, द्रव्य का निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है। तीसरा लक्षण, द्रव्य वहनशील होते हैं, यानी एक जगह पर द्रव्य को गिरा दिया जाए तो वो फैलकर दूर तक चले जाते हैं, इसलिए वहनशील होते हैं। 11वां प्रश्न, वनस्पति कोश यानी कोशिका के नाम निर्देशित आकृति बनाइए। तो यहाँ पर वनस्पति कोशिका की यानी कि पादप कोशिका की नाम निर्देशित आकृति बताई गई है। तो ऐसी आकृति आपको बतानी है। ये रसधानी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी कणाभ सूत्र है, ये गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी का है, ये हरित लवक, यहाँ पर ये कोशिका केंद्रक और ये कोशिका केंद्रिका, ये अंतःद्रवी जालिका है, इसके ऊपर रिबोसोम है, यहाँ पर ये सबसे बाहर का आवरण कोशिका भित्ति, उसके बाद आती है कोशिका झिल्ली और ये अंदर जो भरा है उसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार से आपको आकृति बनानी है। प्रश्न नंबर 12, निम्न भाग में आदि कोश केंद्रीय कोश और सुकोश केंद्रीय कोश का अंतर दिया गया है, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंदर कुछ खाली जगह है जो आपको भरनी है। तो यहाँ पर आदि कोश केंद्रीय कोश यानी जिसको हम बोलते प्रोकैरियोटी कोशिका, सुकोश केंद्रीय कोश यानी कि यूकैरियोटी कोशिका, दोनों के बीच में अंतर दिया गया है और उस अंतर में कुछ रिक्त स्थान हैं जो आपको भरने हैं। यहाँ पर पहला, आकार सामान्यतः छोटा 1 से 10, आकार सामान्यतः बड़ा 5 से 100। दूसरा, कोश केंद्रीय प्रदेश, तो खाली जगह दिया हुआ है, और के रूप में जाना जाता है। तो हमें मालूम है कि आदि कोश केंद्रीय कोश में कोश केंद्रीय प्रदेश बहुत कम स्पष्ट होता है, यानी अल्प विकसित होता है, और उसके अंदर केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है और केंद्रक क्षेत्र में क्रोमेटिन पदार्थ होता है, इसलिए उसे केंद्रकाय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर नंबर 2, कोश केंद्रीय प्रदेश सुस्पष्ट और कोश केंद्र पटल द्वारा
आवृत होता है। तीसरा, रंगसूत्र एकल यानी एक होते हैं। सुकोष केंद्रीय कोष में रंगसूत्र एक से अधिक होते हैं, इसलिए खाली जगह में आएगा एक से अधिक। चौथा, पटलीय अंगिकाओं की उपस्थिति नहीं होती है, यानी कि दीवार वाली अंगिका नहीं होती है। यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है तो लिखेंगे झिल्ली युक्त अंगिका होती है, यानी पटलीय अंगिकाओं की उपस्थिति होती है। विभाग डी, निम्न प्रश्न का सविस्तार उत्तर दीजिए। 13वां प्रश्न, वाष्पीभवन पर असर करने वाले 4 कारकों को समझाइए। सबसे पहले हम समझेंगे वाष्पीभवन। द्रव्य का वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण अथवा वाष्पीभवन कहते हैं। वाष्पीकरण अर्थात वाष्पीभवन सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। वाष्पीभवन में सतह पर रहे द्रव्य के कण ऊर्जा प्राप्त करके या ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़कर द्रव्य में से वाष्प में बदल जाते हैं। चौथा पॉइंट, वाष्पीकरण के कारण ठंडक यानी शीतलता उत्पन्न होती है। हमें पढ़ना है वाष्पीभवन पर असर करने वाले 4 कारक यानी परिबल। तो पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर। यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीभवन या वाष्पीकरण तेजी से होता है। जैसे कि गीले कपड़े को अगर हम ऐसे ही सुखाएं तो जल्दी नहीं सूखता है, लेकिन अगर उसे फैलाकर सुखाएं तो वो जल्दी सूख जाता है। यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीभवन यानी वाष्पीकरण तेजी से होता है। दूसरा कारक तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण यानी वाष्पीभवन की दर बढ़ती है। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीभवन तेजी से होगा, यानी कि द्रव्य के कण तेजी से वाष्प में बदलेंगे, इसलिए वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। इसलिए तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण यानी वाष्पीभवन बढ़ता है। नंबर 3, आर्द्रता यानी नमी में कमी। अगर नमी यानी हवा में पानी की बूंदों की संख्या बढ़ती है तो वाष्पीकरण यानी वाष्पीभवन की दर घटती है। अगर देखें तो बरसात में हवा में नमी का प्रमाण ज़्यादा होता है, इसलिए कपड़े को सुखाए तो सूखने में समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि नमी का प्रमाण अगर हवा में बढ़ता है तो वाष्पीकरण यानी वाष्पीभवन धीमी गति से होता है। चौथा कारक है वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु यानी हवा की गति में वृद्धि होती है, यानी तेज हवा चलती है या तो तेजी से हवा चलती है, तो वाष्पीकरण की दर यानी वाष्पीभवन तेजी से होता है। क्योंकि तेज हवा में वो पानी के कणों को या द्रव्य के कणों को उड़ाकर दूर तक ले जाते हैं, इसलिए वाष्पीकरण तेजी से होता है। तो वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण यानी वाष्पीभवन का दर बढ़ता है। थैंक यू।